हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि पता है अभी हमारा चरक चिकित्सा स्थान चल रहा है। हमने दो लेक्चर बना दिए हैं। तो हमने दो लेक्चर में हमारे जो सबसे फर्स्ट जो रसायन रसायन प्रकरण था उसका जो पहला पार्ट था अभ्य अमल के, हमने दो लेक्चर में वो कंप्लीट किया है, जिसमें हमने छह योग के बारे में देखा था। ब्रह्म रसायन 1 2, च्यवनप्राश, अमल की, हरितक्रियादि योग 1 और 2। अब आज हम देखने वाले हैं अपना दूसरा जो पाद है, जिसका नाम है हमारे पास ओके 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 ओके, ये रहा। हाँ, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे अध्याय की। तो इसका नाम है प्राण कामनी अध्याय। ठीक है। तो हमने पहले अध्याय था हमारा जिसका नाम था अभ्य अमल के बाद या अभ्य अमल के अध्याय। उसमें हमने टोटल छह योग के बारे में देखा था। आज हम बात करने वाले प्राण कामनी अध्याय की। तो प्राण कामनी अध्याय के अंदर कुल योग 37 थे। ये आपको पता होना चाहिए कि प्राण कामनी अध्याय में कुल योग कितने थे, 37। ठीक है। तो याद रखना है प्राण कामनी अध्याय में 37 योग थे। और मैंने आपको इसका नाम भी बताया था। मैंने आपको बताए थे कि इसमें 10 बलात्तक योग होते हैं, 19 बलादि रसायन होते हैं, नाग बला होती है, और फिर हमारा इसमें आमलक घृत होता है, आमलक चूर्ण होता है, आमलक अवले होता है, एक विडंग अवले होता है, सहस सहस पाक आमलक घृत होता है, सतपाक आमलक घृत होता है। तो इस प्रकार हमने देखे थे कुल 37 योग। तो प्राण कामनी अध्याय दूसरा जो रसायन प्रक्रम का अध्याय है। तो इसमें कुल 37 योग होते, याद रखने हैं। अब हम सबसे पहले बात करने वाले आमलक घृत की। देखो आमलक घृत क्या होता है कि चांदी के पात्र के सुवर्ग के पात्र में, देखो ये आपको देखो आमलक घृत को थोड़ा याद रखना है कि इसकी थ्योरी दे रखी है कि हम कैसे इसको बनाते, विधि बता रखी है। तो बस आपने दो बात याद रखनी, इसको हम कुटी प्रावेशिक होता है, मतलब हम इसको कुटी प्रावासिक विधि से दो मैंने बताया था ना, आउटडोर मैनेजमेंट और इंडोर मैनेजमेंट। तो हम इसको इंडोर मैनेजमेंट होता है, हम अंदर बनाते हैं। ठीक है। और हम इसको चांदी के पात्र में बनाते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आमलक घर चांदी के पात्र में बनाया जाता है, और सुवर्ग के पात्र में, एक सुवर्ग होता है उसके पात्र में बनाया जाता है। और ये कुटी प्रावेशिक विधि से बनाया जाने वाला एक रसायन है। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे आम्लक घृत की। तो आम्लक घृत रसायन में हम बात करते हैं आम्लक अवले। देखो अभी तक हमने आम्लक घृत के बारे में आपको याद रखना है कि ये मतलब क्या हेल्प करता है। तो इसमें श्लोक दे रखा है, आपको ये याद रखना है। श्लोक है ये कि बृहत भैर क्षय गिरी सार सार स्त्रीन्द्रिय, मतलब ये हमारी जो इंद्रिय होती है ना उसको मजबूत करता है, हमारी इंद्रिय को स्थिर करती है। ये श्लोक आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आमलक गर्त। तो आमलक गर्त के बारे में आपने दो बात याद रखनी कि आमलक गर्त पहले तो प्राण कामनीय अध्याय, जो प्राण कामनीय पाद है उसमें आता है, इंपॉर्टेंट है। और आमलक गर्त हम कुट्टी प्रावेशिक विधि से बनाते हैं, और ये चांदी के पात्र में बनाया जाता है। बस आपको ये याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे की, आमलक अवले। अब देखो आमलक अवले इंपॉर्टेंट है। आमलक अवले में आपको सबसे पहले याद रखना है कि आंवला और पीपली का रेशियो। तो आंवला यहाँ पे 1000 लिया जाता है, एंड पीपली भी यहाँ पे 1000। तो 1:1 रेशियो यहाँ पे हम डालते हैं। और तरुण पलाश छार में डालना है, साय काल में सेवन नहीं करना चाहिए। अब देखो इसके बारे में दो बात आप ये याद रख सकते हो कि जो आमलक अवले होता है ना, हम उसको, हमारा जो पलाश होता है ना, तो तरुण पलाश छार में डालना है। हमने इसको तो जो पलाश का जो तरुण पलाश होता है उसके छार में डालना है, और साय काल में इसका सेवन निषेध बताया गया है। ठीक है। तो बस आपको आमलक अवले में एक बात याद रखनी है, वही कौन से तो पाद में आता है, और इसमें आंवल और पीपली का कितना रेशियो होता है। तो 1:1 रेशियो, 1000 संख्या में लिए जाते हैं। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा आमलक घृत और आमलक अवले। अब बात करते हैं नागबला रसायन की। देखो नागबला रसायन, नागबला के मूल को माघ या फागन शिशिर ऋतु में निकालना चाहिए। पहले तो आपको ये याद रखनी है कि जो हमारा नाग वाला रसायन होता है वो हमारे प्राण कामनीय अध्याय में आता है। एंड दूसरी बात, हम इसको कौन से ऋतु में निकालते हैं। ठीक है। तो हम इसको माघ और फागन में, ये ना दो तीन, अब आगे देखोगे ना रसायन में तो आपको ये याद रखने हैं
कि कौन कौन सी ऋतु की हम इसको निकालते हैं, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाग वाला रसायन हमारी जो होती है ना, हम उसको माघ या फागुन जो हमारी शिशिर ऋतु होती है ना, तो वहां पे इसको निकाला जाता है। पता है शिशिर ऋतु होती है तो इसमें कौन सा दोष होता है, कितना इसमें बल होता है, हम जब शिशिर ऋतु के बारे में देखते हैं तो यहाँ से आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सा दोष के अंदर नाग वाला रसायन का निकाला जाता है। तो माघ और फागुन मंथ के अंदर इसको निकाला जाता है, इसकी खेती की जाती है, ठीक है। तो मास फागुन मतलब शिशिर ऋतु के अंदर, ठीक है। और इसका सेवन एक कर्ष किया जाता है, ठीक है। सेवन इसका एक कर्ष होता है, प्रातःकाल दूध के साथ इसको लेना चाहिए, ठीक है। तो नाग वाला रसायन के बारे में आपको 3 पॉइंट आपको जो याद रखने हैं। देखो ना, आप है ना पॉइंट, देखो बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप बुक को एक बार देखना, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये समरी पोर्शन में आपको करा रहा हूँ। तो नाग वाला रसायन पहले तो आपको प्राण कामनीय अध्याय के अंदर आता है। दूसरा, हम इसको शिशिर ऋतु के अंदर मतलब माघ और फागुन मंथ के अंदर हम इसको निकालते हैं, और इसे हमें प्रातःकाल एक कर्ष दूध के साथ इसका सेवन करना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं, हमारा आता है 19 बलादी रसायन। 19 बलादी रसायन में दूध के साथ सेवन, हमने 19 बलादी रसायन का भी दूध के साथ सेवन करना चाहिए, ठीक है। अब 19 बलादी रसायन के आपको नाम याद नहीं रखने, देखो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ना, जो एग्जाम में आते हैं, AIA PGT में, AMO के एग्जाम में, जो कंपटीशन एग्जाम में, या फिर जो इंपॉर्टेंट है, जो बुक के अंदर जो आपको याद रखना है, वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आम्लक घर्त बताया, आम्लक घर्त रसायन बताया, देन आम्लक अवले बताया, देन हमने नाग वाला रसायन के बारे में बताया, और 19 बलादी रसायन के बारे में बताया। आपको सिर्फ आम्ल अवले के अंदर आंवला पीपली का रेशे किसके अंदर हम इसको कब इसका सेवन नहीं करना चाहिए, नाग वाला रसायन में कब लेना चाहिए, किसके साथ लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, प्रातःकाल दूध के साथ एक कर्ष लेना चाहिए। और नाग वाला रसायन फाग और मास माघ और फागुन मंथ में निकाला जाता है शिशिर ऋतु के अंदर, ठीक है। 19 बलादी रसायन का सेवन दूध के साथ करना चाहिए। ओके, अब हम बात करने वाले हैं बलात्तक क्षीर की। देखो बलात्तक क्षीर क्या होता है, देखो बलात्तक क्षीर को पहले बात तो हम कब निकालते हैं, तो निकालते तो है ग्रीष्म में और लेते हैं हेमंत में, मतलब हम इसको ग्रीष्म मंथ के अंदर हम इसको निकालते हैं। इसका सेवन काल पूछे तो हेमंत ऋतु है, लेकिन इसको हम कब निकालते हैं जमीन में से, तो ग्रीष्म में, ठीक है। तो ग्रीष्म इसके निकालने का टाइम है, और लेने का टाइम इसका है हेमंत ऋतु। अब हेमंत ऋतु में कौन कौन से मंथ आते हैं, ग्रीष्म में कौन कौन से आते हैं, ज्येष्ठ आषाढ़ जो आता है वो ग्रीष्म में आता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ग्रीष्म निकालने का वक्त है, लेने का टाइम हेमंत है। ऐसा रसायन जिसके सेवन से पहले मुख में घृत का लेप लगाया जाता है, बलात्तक चीर। देखो बलात्तक चीर जो होता है ना, वो बहुत ही तीक्ष्ण होता है। देखो आपको याद रखना, देखो जो बलात्तक चीर होते हैं वो बहुत तीक्ष्ण होते हैं, इसलिए ना वो हमारे मुख के अंदर कहीं ना कहीं जो छाले होते हैं ना हमारे, तो वो छाले क्रिएट कर सकता है। तो उस छाले ना हो उसकी वजह से हम बलात्तक चीर लेने से पहले अपने मुख के चारों ओर घृत का लेप करते हैं, ताकि जो उसका तीक्ष्ण गुण होता है ना, वो तीक्ष्ण गुण की वजह से हमारे मुख के अंदर कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसा रसायन जिसके सेवन से पहले मुख में घृत का लेप लगाया जाता है वो होता है बलात्तक चीर। क्यों? क्योंकि तीक्ष्ण, तो तीक्ष्ण होने के कारण बलात्तक चीर का सेवन करने से पहले मुख में घृत का लेप किया जाता है, ठीक है। ओके, अब इसका यूज कैसे करना है, अब देखो इसका यूज, बलात्तक चीर का यूज इंपॉर्टेंट है आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी, आचार्य वाग्भट के अनुसार भी, और आचार्य चरक के अनुसार भी। अब ये ढंग से समझना, देखो मैं आपको अलग से बताता हूँ। देखो जो हमारी, मैं बलात्तक चीर की बात करूं, देखो मैं अगर बात करूं आचार्य चरक के अनुसार, समझना, तो हम शुरुआत में हम लेते हैं 10 बलात्तक, ठीक है। 10 बलात्तक के लिए, ओके, हम हर एक दिन डे बाय डे हम एक एक ऐड करेंगे और 30 तक लेके जाएंगे, समझे। हम स्टार्टिंग में पहले लेंगे 10 बलात्तक, ठीक है। हमने जैसे आज तुमने लिया 10 बलात्तक, फिर हर दिन एक बलात्तक को ऐड करना है, इस प्रकार जब तक 30 बलात्तक ना हो जाए तब तक आपने ऐसा करना है, ठीक है। ओके, 30 दिन तक, ओके। ओके, 10 बलात्तक लेनी है, फिर आपको हर एक दिन 30 हो जाएगी, देन आपने हर एक दिन माइनस करनी है,
जब तक, हाँ ठीक है। फिर आपने हर एक दिन माइनस कम करना है और फिर आपकी हो जाएगी 10। ठीक है, तो इस प्रकार आपने ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। मतलब देखो, आपने सबसे पहले पूछता है कि बलात्तक शीर जो चरक के अनुसार हम कितनी बलात्तक से शुरुआत करते हैं, तो हम लेते हैं 10 बलात्तक। देखो, हमने स्टार्ट किया 10 बलात्तक से। फिर आपने क्या करना है, हर दिन हर एक दिन आपने 10 में एक ऐड करनी है, 11 12, जब तक वो 30 ना हो जाए। ठीक है, 30 होते फिर आपने एक माइनस करनी जब तक 10 ना हो जाए। इस प्रकार आपने ये करता रहना है, 10 30 10 10 30 10 इस प्रकार। और ये पहुंचते पहुंचते आपने 1000 बलात्तक तक आपने लेके जाना है। ठीक है, तो मैं अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो कैसे लिखोगे? देखो, 10 बलात्तक आपने ली, फिर आपने डे बाई डे एक ऐड की, 1 प्लस किया, 30 तक लेके गए। फिर आपने डे बाई डे पर डे आपने एक माइनस किया, 10 तक लेके गए। इस प्रकार आपने 1000 तक लेके जाना है। ठीक है, तो समझे? तो पहले तो आपको 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। आचार्य चरक के अनुसार कितने बलात्तक लेने चाहिए? 1000 बता रखे, मैक्सिमम पॉइंट 1000 है, मिनिमम पॉइंट 10 है। 10 से शुरुआत करनी, 1000 तक लेके जाना है। ठीक है, ओके। अब देखो, यहाँ पे कितने दिन लगते हैं? यहाँ पे लगते हैं 55 दिन लगते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, अब 4 चीजें आपको याद रखनी है। बलात्तक छीर जो होता है उसकी शुरुआत कहाँ से करनी है? 10 बलात्तक से। कहाँ तक लेके जाना है? 1000 बलात्तक तक। कितने दिन लगेंगे? 55 दिन लगेंगे। अब यहाँ पे दो मात्रा होती है, एक होती है उत्कर्ष मात्रा, एक होती है अवकर्ष मात्रा। उत्कर्ष मात्रा होती है बढ़ते हुए क्रम में, अवकर्ष मात्रा होती है घटते हुए क्रम में। जब ये बढ़ रही है इसको हम बोलते हैं उत्कर्ष मात्रा, ये घट रही है इसको हम बोलते हैं अवकर्ष मात्रा, अवकर्ष मात्रा। ठीक है, तो ये आपको आचार्य चरक जी की, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताया। ठीक है, तो आपने क्या क्या याद रखना है कि देखो, आपने शुरुआत कहाँ से करनी है? 10 बलात तक से। हर एक दिन ऐड करना है, कब तक? जब तक 30 बलात तक ना हो जाए। 30 बलात तक होने के बाद आपने हर एक दिन एक एक कम करना है, कब तक? जब तक 10 बलात तक ना हो जाए। ये काम आपने 1000 बलात तक ना हो तब तक करते रहना है। ठीक है, अब 1000 बलात तक होने में कुल दिन कितने लगेंगे? 55 दिन लगेंगे। अब यहाँ पे दो दो तरीके से होता है, एक होता है उत्कर्ष, एक होता है अवकर्ष। उत्कर्ष क्या होता है? जब बलात्तक की संख्या बढ़ती है, बढ़ते हुए क्रम को बोलते हैं उत्कर्ष मात्रा। 10 11 12 30 तक, मतलब ये हो गए उत्कर्ष, ये हो गए अवकर्ष। ठीक है, तो उत्कर्ष और अवकर्ष। अब देखो, उत्कर्ष की मात्रा होती है 420 और अवकर्ष की मात्रा फिर आप निकाल सकते हो 1000 माइनस 420। तो इस प्रकार ये आप उत्कर्ष और देखो, उत्कर्ष अवकर्ष क्या होते हैं पता होना चाहिए बस। कितनी संख्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि बलात्तक शीर कितना, हम स्टार्टिंग में कितना लेते हैं? 10। कहाँ तक लेके जाते हैं? 1000। कितने दिन में होंगे? 55 दिन में होंगे। तो ये हो गए हमारे पास आचार्य चरक के अनुसार, तो आप एक बार ये याद रखना। अब हम बात करेंगे हमारे आचार्य सुश्रुत के अनुसार। देखो, सुश्रुत जी कहते हैं हमें एक बलात्तक से शुरुआत करनी है। ठीक है, फिर आपने हर दिन डे बाय डे आपने एक दिन ऐड करना है और आपने 5 बलात्तक तक लेके जाना है। ठीक है, फिर आपने हर दिन हर डे बाय डे आपने 5 बलात्तक ऐड करनी है। कितनी बलात्तक? 5 बलात्तक ऐड करनी है और 70 तक लेके जाना है, जब तक 70 ना हो जाए। फिर आपने डे बाई डे आपने -5 बलात्तक कम करनी है, जब तक 5 ना हो जाए। फिर आपने डे बाई डे -1 करना है, जब तक 1 ना बच जाए। समझे? देखो, आपने सबसे पहली बात तो याद ये रखना है कि आपने कुल कहाँ से शुरुआत करनी है। तो शुरुआत आपने कहाँ से करनी है? एक बलात्तक से। देखो, एक बलात्तक से आपने शुरुआत की, फिर आपने हर एक दिन एक बलात्तक ऐड किए। जैसे अगले दिन ने 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया। आपने 5 तक कैसे करना है? 5 होने के बाद आपने 5 बलात्तक ऐड करनी है। कब तक? जब तक 70 ना हो जाए। फिर आपने -5 फिर आपने -5 करनी, कब तक? जब तक फिर 5 ना हो जाए। और फिर आपने -1 करना, कब तक? जब तक 1 ना हो जाए। तो इस प्रकार आपको याद क्या रखना है? जो टोटल नंबर ऑफ डेज लगते हैं, यहां पे लगते हैं 35 डेज लगते हैं। ठीक है, ओके। वेरी गुड।
तो आपको आचार्य सुश्रुत के अनुसार हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से 5 तक लेके जाएंगे, फिर 5 5 ऐड करेंगे 70 तक लेके जाएंगे, फिर -5 करेंगे 5 तक लेके आएंगे, फिर -1 करेंगे 1 तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपने, ये होती है आचार्य सुश्रुत के अनुसार बलात्तक शीर विधि। तो आपने यहाँ पे फिर 3 पॉइंट याद रखने हैं। स्टार्ट पॉइंट 1, ठीक है, ओके, स्टार्ट करना है 1 से, फिर +1 करना है, फिर +5 करना है, फिर -5 करना है, फिर -1 करना है। 1 से शुरुआत की 1 तक, जब तक एंडिंग भी, स्टार्टिंग पॉइंट भी एक होना चाहिए, और जब तक खत्म ना हो जाए, जब तक 35वें दिन, जब तक एक, मतलब आपने जब पहले दिन बलात्तक ली तब भी एक लेनी है, और 35 दिन भी आपने एक ही लेनी है, टोटल 35 दिन लगते हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार 55 दिन लगते हैं, और जबकि आचार्य सुश्रुत के अनुसार 35 दिन लगते हैं बलात्तक शीर विधि में। ठीक है, और आचार्य चरक के अनुसार पहले दिन हम कितने यूज करते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक के अनुसार पहले दिन हम यूज करते हैं 10, और लास्ट वाले दिन भी 10। आचार्य सुश्रुत के अनुसार पहले दिन 1, लास्ट दिन भी 1 यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारे आचार्य सुश्रुत के अनुसार। अब बात करेंगे हमारे वाग्भट जी के अनुसार। देखो वाग्भट जी 8 से शुरुआत करते हैं, बस आपको याद रखना 8 से शुरुआत करते हैं और मैक्सिमम 40 तक लेके जाते हैं। इसमें टोटल दिन लगते हैं 49। बस आपको ये याद है, हम कैसे करने हैं, कितना बढ़ाना है कितना घटाना, आपको ये याद नहीं रखना है। आचार्य चरक जी का इंपॉर्टेंट था, और आचार्य सुश्रुत का। आचार्य वाग्भट का आपने बस याद रखना है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत करनी है आपने 8 से, लेके कहाँ तक जाना है, 40 तक। ये आपका मिनिमम पॉइंट हो गया, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट हो गया। कितने दिन लगेंगे, 49 दिन आपको लगेंगे। तो यह हमारे बलात्तक जो चीर था, मैंने तीनों में उसकी बता दी है कि किसमें कितना कितना यूज करेंगे। ठीक है, उत्कर्ष मात्रा सब में वही रहेगी, बढ़ते हुए क्रम को उत्कर्ष बोलते, अवकर्ष घटते हुए क्रम को बोलते। क्लियर, तो ये हो गया बलात्तक क्षार विधि। तो अब देखो यही इसमें बताया हुआ है, आप एक बार मैं बता देता हूँ, ये देखो, ओके, ये देखो, तो बलात्तक क्षार विधि, तो ये रहा हमारा आचार्य चरक के अनुसार। देखो शुरुआत 10 तक करनी है, एक दिन हर दिन 1 ऐड करना है, 30 तक लेके जाना है, देन -1 करना है, 10 टोटल हो जाएंगे 1000। तो 10 से 30 के हो गए उत्कर्ष, फिर यह अवकर्ष, टोटल 1000 बलात्तक सेवन करने में 55 दिन लगते हैं। ठीक है, ओके, फिर मैं बात कर रहा था आपसे आचार्य सुश्रुत की। तो उसमें देखो 1 से शुरुआत करनी है, फिर 5, फिर 70, फिर 5, फिर 1, टोटल देर लगेंगे 35। उसके बाद मैंने बात की थी वाग्भट की। तो वाग्भट के अनुसार 8 से शुरुआत करनी है, 40 तक लेके जानी, टोटल नंबर ऑफ डेज 49। तो ये तीनों के अनुसार मैंने आपको बलात्तक विधि क्षार बता दी है। ओके, अब बात करते हैं बलात्तक के योग के बारे में। एक सेकंड रुको, ये रहा। अब बात करेंगे बलात्तक के योग। देखो बलात्तक के योग क्या क्या होते हैं, देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो रहा है, दिख नहीं रहा होगा तो लिख लो आप, बलात्तक के योग क्या क्या होते हैं। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, जैसे कि, एक सेकंड, सर्पी, ठीक है, तेल, और क्या होता है, पीपली। देखो सर्पी, तेल, शोद्र, पीपली, क्षार, लवण, गुड़, सत्तू, यूस और तर्पण। तो ये हो गई बलात्तक की योग। आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो टोटल बलात्तक के 10 योग होते हैं, आपको याद रखने हैं। सर्पी, तेल, शोद्र, पीपली, क्षार, लवण, गुड़, सत्तू, यूस और तर्पण। ठीक है, तो सर्पी, तेल, शोद्र, पीपली, क्षार, लवण, सत्तू, यूस और तर्पण। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं। हो गए क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे बता रखे बलात्तक के गुण। अब देखो बलात्तक के गुण क्या क्या होते हैं। देखो बलात्तक के गुण यहाँ पे लिखे गए हैं, एक मिनट रुको, ओके।
बलात्तक के गुण क्या क्या है ये देखो, थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं आपको थोड़ा लिखने की कोशिश करूँ। यहाँ पे लिखा गया कि सारे कफज रोग को ठीक करता है। देखो याद रखना, बस ये याद रखना, बलात्तक जो है ना सारे कफज रोग को ठीक करने में बहुत हेल्प करता है हमारा बलात्तक का योग, ठीक है। तो बलात्तक जो होता है ना हमारा, देखो मैंने आपको पूरा बलात्तक बताया, बलात्तक शीर बताया और पूरे बलात्तक शीर की विधि बताई, फिर मैंने आपको बलात्तक के योग बताए और बलात्तक के क्या क्या गुण होते हैं। तो एक यहाँ पे श्लोक भी लिखा गया है, बलात्तका नानी तिक्षाणी पाक्यन्य अग्नि समानी। मतलब ये हमारे जो अग्नि होती है ना, तो अग्नि को शांत करने का काम करते हैं, इसलिए कफज रोग को ठीक करता है। जितने भी कफज रोग होते हैं हमारी बॉडी में उसको ठीक करने का काम करता है, ठीक है। तो बस आपको यही याद रखना है इस चैप्टर के अंदर। तो हमने आपको बताया, एक सेकेंड, ओके, तो मैंने आपको अभी तक बताया जो दूसरा हमारा था प्राण कामनी अध्याय, उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बस ये याद रखना है कि बलात्तक शीर इंपॉर्टेंट है, उसमें वो जो विधि है ना वो एग्जाम में आ जाती है, इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे हम तीर्थ स्थान की। तीर्थ स्थान कौन सा था, कर प्रतीचे रसायन प्याद व्याख्यान। हम इसमें कुल योग कितने थे, 16 इसमें कुल योग थे, ठीक है। तो आपको ये याद रखने कौन कौन से थे 16 योग, आपको किसी को पता हो तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि 16 योग कौन, इसमें मैंने बताया था पीपली होता है, पीपली के 3 होते हैं, देन त्रिफला के 4 होते हैं, शिला जतु होता है, केवल आमलक होता है, लेह आदि होता है, इंद्र होता है, आमल आमल के ब्रह्मा होता है, मंडूक पर्णी होता है, यष्टि मधु होता है, गुड़ूची होता है, संग पुष्पी होता है। मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में सारे बता रखे हैं। तो अब बात करेंगे तीसरे अध्याय की, कर परिचित रसायन पाद व्याख्यानाम। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला आता है आमलकीय रसायन। अब देखो आमलकीय रसायन की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी वो दो चीजें पूछते हैं। देखो शिशिर ऋतु में एकत्रित किया जाता है, मतलब शिशिर ऋतु में ये निकाला जाता है, याद रखना शिशिर ऋतु में निकाला जाता है। और जब मैंने आपको अभी बताया था दो के बारे में, जो हमारा नागबला होती है, तो नागबला को हम शिशिर ऋतु के अंदर निकालते हैं। तो नागबला को भी और आमल के रसायन दोनों को शिशिर ऋतु में निकाला जाता है, माघ और फागुन में। जबकि जो बलात्तक था, बलात्तक को हम ग्रीष्म ऋतु में निकालते हैं और हेमंत ऋतु में लिया जाता है, ठीक है। ओके, अब इसमें आपको याद क्या रखना है, आप में इसको 21 बार भावना देनी है, ठीक है। 21 बार आपको भावना देनी है और लोह के पात्र में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये पात्र मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आमल आमल आमलक घृत था, आमलक घृत को हम चांदी के पात्र में रखते हैं। मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि आमलक घृत को चांदी के पात्र में रखते हैं, जबकि जो आमल का रसायन होता है हम उसको लोहे के पात्र में रखते हैं। 21 बार इसको हम भावना देते हैं और शिशिर ऋतु में इसको निकाला जाता है, ठीक है। ओके, अब इसको प्रयोग कैसे करना है, देखो प्रयोग करना इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें प्रयोग में। देखो हम इसका 2 ग्राम आंवला चूर्ण होता है, आंवला चूर्ण 2 ग्राम लिया, उसको अष्टांश लोह भस्म, जो 8 लोह भस्म होती है ना, अब 8 की 8 लोह भस्म ली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम किसके प्रयोग में अष्टांश लोह भस्म का यूज करते हैं, मतलब जितनी भी हमारी लोह भस्म होती है। मैंने आपका जब कल का लेक्चर बताया था, तो मैंने आपको द्वितीय भरम रसायन बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि द्वितीय भरम रसायन में हम 5 भस्म का यूज करते हैं। कौन कौन सा था, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म, परवाल भस्म और लोह भस्म। अब याद रखना है, हम जब आमलकीय रसायन बनाते हैं तो हम उसको हम अंशांश लोह भस्म, मतलब 1/8 लोह भस्म हम यूज करते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो मैंने आपको कल दो मैंने आपको बताया, तो जो द्वितीय भरम रसायन था हम उसमें 5 भस्म ले रहे थे, आपको ये याद होगा। फिर जब मैंने आपको बताया था हरित क्यादि योग बताया था, तो हरित क्यादि योग में हम लौह भस्म का यूज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आमल के रसायन में भी हम लौह भस्म का यूज कर रहे हैं, बट 1/8, मतलब हम जो आंवला चूर्ण लेंगे उसका 1/8 लौह भस्म यूज लेना है और मधु घृत को मिला के हमने इसका सेवन करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, ठीक है। आमल के रसायन में कौन सी भस्म का यूज किया जाता है, तो लौह भस्म हम इसके अंदर डालते हैं, क्लियर, ओके।
अब बात करते हैं आगे। देखो अब बात करते हैं आम्लकीय भ्रम रसायन की। जो हमने बताया कि यहाँ पे आम्लकीय भ्रम रसायन होते हैं, एक आम्लकीय भ्रम रसायन। तो आम्लकीय भ्रम रसायन में आपको एक श्लोक दे रखा है, आप चाहो तो याद रख सकते हो। जरा व्याधिनाम, जरा व्याधिनाम बुद्धि इंद्रिय बल प्रदनम। तो ये आपको श्लोक याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। कई बार ऐसा लगता है कि ये श्लोक है ना, जरा व्याधिनाम बुद्धि पल वर्धनम, ये हमें भ्रम रसायन का याद कर लेता है। लेकिन याद रखना कि जरा व्याधिनाम बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, ये हमारे आम्लकीय भ्रम रसायन का श्लोक होता है। तो कई बार कोटेशन पूछ ली जाती है, रेफरेंस पूछा जाता है कि जरा व्याधिनाम बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम ये कौन से पाद के अंदर आता है। तो ऐसे आएगा कर प्रतीचीय, प्राण कामनीय, अभ्यामलकीय। तो ये इसलिए आपको याद रखना है कि हमारे कर प्रतीचीय रसायन पाद व्याख्या नाम का आम्लकीय भ्रम रसायन की फलभूति होती है। मतलब ये हमारे जरा को, व्याधि को नाश करता है, बुद्धि इंद्रिय को बल प्रदान करता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे लौह आदि रसायन की। देखो लौह आदि रसायन क्या होता है, ये देखो श्लोक दे रखा है, आप याद कर लेना। याद करना चाहो तो इंपॉर्टेंट है, बस ये पूछा कोटेशन पूछ ली जाती है कि धीमान यशस्वी वाक्य सिद्धि श्रुतधारी महाबला। जो लौह सिद्धि होती है वो क्या करती है, धीमान यशस्वी, हमें वो यशस्वी देती है। वाक सिद्धि हमारी वाणी को शुद्ध करती है। श्रुतधारी वो हमारी मतलब जितने भी रोग होते श्रुतधारी वो ठीक होती है। और महाबलाई हमें बल प्रदान करते। तो धीमान यशस्वी वाक्य सिद्धि श्रुतधारी महाबला किसका किसका श्लोक है कि कौन से रेफरेंस से लिया जाता है। तो ये लौह आदि रसायन का ये श्लोक दो तीन इंपॉर्टेंट है। ये कोटेशन रेफरेंस पूछ ले जाते हैं कि ये श्लोक कहाँ से है। जैसे कि मैंने बताया जरा व्याधि नाम बुद्धि इंद्रिय पलवर्धम, ये हमारी आम्लकीय भ्रम रसायन का श्लोक है। जबकि धीमान यशस्वी वाक्य सिद्धि श्रुतधारी महाबला ये लेह आदि रसायन का श्लोक है। और ये कहाँ पे आते हैं, कर प्रतीचीय पाद में आता है। अब बात करते हैं एंदर रसायन की। तो एंदर रसायन के अंदर भी देखो वही श्लोक। अब ये इंपॉर्टेंट देखो, जरा व्याधिनाम परसमन स्मृति में धाकर परम। देखो मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो ये दोनों श्लोक दोनों एक जैसे है ना। वहां पे मैंने क्या बताया था, जब मैंने आपको आम्लकीय भ्रम रसायन बता रहा था, जरा व्याधि नाम। तो जरा व्याधि नाम बुद्धि इंद्रिय पलवर्धम वो आम्लकीय भ्रम रसायन का था। जबकि जरा व्याधि परसमन स्मृति में धाकर परम ये इंद्र रसायन का श्लोक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इंद्र रसायन में हम कौन सी उसका यूज करते हैं, धातु का, तो स्वर्ण भस्म यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन सी भस्म, स्वर्ण भस्म। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, भूलना नहीं है। तो एंदर एंदर रसायन के अंदर हम स्वर्ण भस्म का यूज करते हैं, जबकि आम्ल के रसायन में हम लौह भस्म का यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। ठीक है, ओके। मैं आपको एक बार पूरा समरी बताऊंगा पूरे चैप्टर की, तो उसमें हम मेन मेन टॉपिक जो यहाँ से भी निकलते मैं आपको कवर कराऊंगा एक स्लाइड में। ठीक है, तो लौह आदि रसायन का श्लोक, इंद्र रसायन का श्लोक, आम्ल के रसायन का श्लोक, आम्ल के भ्रम रसायन का श्लोक, तीनों का श्लोक याद रखना है। रेफरेंस पूछते हैं धीमान यशस्वी वाक्य सिद्धि श्रुतधारी महाबला लेहादि रसायन का श्लोक है। जरा व्याधि परसमन स्मृति में दकर परम इंद्र रसायन का श्लोक है। और जरा व्याधि नाम बुद्धि इंद्रिय पलबरम आमल के ब्रह्म रसायन का श्लोक है। ठीक है, और इंद्र रसायन में हम धातु स्वर्ण भस्म का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी धातु स्वर्ण भस्म का यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। तो एक बार ये आप याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों आपको याद रखना है, ये भी और ये भी। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे एक और लिखा गया है कि जो इंद्र रसायन होता है ना, ये देखो इंद्र रसायन होता है ना। अब विष घृत औषधि स्वर्ण। अब देखो हम इंद्र रसायन में क्या क्या चीज डालते हैं। विष तिल के समान डाला जाता है, घृत एक पल डाला जाता है, औषधि तीन तीन जो डाली जाती है, और स्वर्ण दो जो डाला जाता है। ये तिल के समान डाला जाता है। ठीक है, तिल के समान इसमें विष डाला जाता है।
एक पल इसमें घृत डाला जाता है और तीन तीन जो इसमें औषधि डाल, जो होता है जो का साइज होता है, तो इस साइज के बराबर इसमें औषधि डाली जाती है और स्वर्ण दो जो डाला जाता है, दो जो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, आ जाता है कि विष घृत, तो इसमें इंद्र रसायन में घृत कितना डालते हैं, औषधि तीन तीन जो डाली जाती है, स्वर्ण दो जो डाला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तिल के समान क्या डाला जाता है, विष डाला जाता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं मेद्य, चार मेद्य रसायन। तो चार मेद्य रसायन कौन कौन से है ये देखना। देखो चार मेद्य रसायन कौन कौन से है, मंडूकपर्णी, गुडुचि, शंखपुष्पी और मधु मधु मधुखप्टी, ठीक है। तो ये चार मेद्य रसायन होते हैं। तो चार मेद्य रसायन शंखपुष्पी, मधुखप्टी, गुडुचि और मंडूकपर्णी। अब हम इसका कौन कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, मंडूकपर्णी हम सौरस लेते हैं, गुडुचि का रस लेते हैं, शंखपुष्पी का पुष्प यूज करते हैं और मधुकप्टी का चूर्ण यूज करते हैं दूध के साथ, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, चार मेदे रसायन कौन कौन से, मंडूकपर्णी, गुडुचि, शंखपुष्पी और मधुकप्टी। तो सभी देखो, मंडूकपर्णी है तो हम इसका सौरस लेते हैं, गुडुचि है तो गुडुचि का सबको पता है रस लेते हैं, शंखपुष्पी, पुष्पी मतलब पुष्प, और मधुकप्टी का लेते हैं चूर्ण, दूध के साथ लेते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पीपली रसायन की। अब देखो पीपली रसायन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है पीपली रसायन। देखो पीपली रसायन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। देखो एक साल तक लेना आपको पीपली रसायन का, एक साल तक आप ले सकते हो। मधु प्लस घृत के साथ लेना चाहिए, मधु और घृत के साथ इसको लेना चाहिए। प्रातः काल, लंच मतलब दोपहर में, रात में हम इसको तीन तीन पीपल यूज कर सकते हैं, इंटू थ्री, है ना। तो इसको तीन बार इसको लेना चाहिए। प्लास बार में इसको हम प्लास क्षार में इसको भावना देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोघर्त में इसको फ्राई करना होता है और कास श्वास सॉस करने में काम आता है, ठीक है। तो बस ये इसकी मैंने परिचय दे रखा है। पीपली, पाइपर 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 जो निग्रम होता है इसका बोटेनिकल नेम, हम इसकी पूरी मॉर्फोलॉजी हम द्रव्य गुण में देखते हैं क्या होता है। बाकी हम इसका एक साल तक इसका यूज करना है। मधु घृत के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, सुबह दोपहर रात को हम इसका यूज कर सकते हैं, तीनों टाइम खाना खाने के बाद। पलाश क्षार में इसकी भावना दी जाती है, गो घृत में इसको फ्राई किया जाता है, और हम का श्वास ग्रहणी पांडु स्वर वेद इसमें हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहा, वर्धमान पीपली रसायन। अब देखो हम बात करने वाले वर्धमान पीपली रसायन की। अब ये अच्छे से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो वर्धमान पीपली रसायन का अनुपान क्या होता है, दुग्ध, आपको ये याद रखना है। एक बात तो ये अनुपान दुग्ध होता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद अब देखो इसका हम यूज कैसे करते हैं, मतलब कैसे लेते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, 10 दिन हम 10 वर्धमान पीपली लेते हैं। 10 वर्धमान पीपली ली हमने, डेली इसका दुग्ध के साथ हमने हर दिन 10 10 ऐड की, हम पहुंच गए 500 पे, ठीक है। फिर हमने माइनस किया, फिर माइनस किया वही 10 10, फिर पहुंच गए हम 10 पे। तो ये हमने इसका फॉर्मूला बनाया, ठीक है। तो कैसे, देखो वर्धमान पीपली को हमने 10 से शुरुआत की, ठीक है, 10 वर्धमान पीपली ली, फिर क्या किया, दुग्ध लिया, और हर दिन हमने 10 पीपली ऐड कर दी, ठीक है। कहाँ पहुंच गए, 500 तक पहुंच गए, उत्कर्ष मात्रा, ये इसकी उत्कर्ष मात्रा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हम चले गए अपनी अपकर्ष मात्रा पे। हमने हर दिन डे बाय डे हमने क्या किया, -10 किया, और हम पहुंच गए वापस 10 पे। तो 10 से शुरुआत की, 10 पे पहुंच गए। ये टोटल कितनी लेनी होती है, 1000। तो वर्धमान पीपली 1000 ली जाती है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ओके, 1000 ली जाती है। और इसकी जो उत्कर्ष मात्रा होती है वो कितनी होती है, 550, सॉरी 500 तक इसकी उत्कर्ष मात्रा होती है। और ये आपको बस ये याद रखना है वर्धमान पीपली के अंदर कि इसकी शुरुआत पॉइंट का क्या होता है, 10 होता है। हम इसी इसमें डेली 10 ऐड करते हैं दूध के साथ 500 तक पहुंचते हैं, इसको बोलते हैं उत्कर्ष मात्रा, ठीक है। ओके, अब देखो आपको क्या याद रखना है। अब देखो आपको याद रखना है, ये तो हो गया हमारा
कैसे देनी। अब देखो, अब हम इसको कैसे देते हैं। देखो अगर कोई पुरुष बहुत बलवान पुरुष है, देखो तीन तरीके के पुरुष होते हैं, तीन तरीके के पुरुष होते हैं। एक होते हैं बलवान जो बहुत शक्तिशाली हो, एक होते हैं मध्यम जो मतलब बीच का हो, ना ज्यादा शक्तिशाली ना ज्यादा कमजोर, एक हो बिल्कुल हीन बिल्कुल कमजोर हो। तो जो बिल्कुल बलवान होते हैं ना, हम उसको पीस कर देते हैं, उसमें हम वर्धमान पीसली को बिल्कुल पीस कर देते हैं, ठीक है, मतलब कल्क फॉर्म में देते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान मध्य 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 पुरुष है, मतलब ना ज्यादा कमजोर ना ज्यादा ताकतवर, हम उसको क्वात की फॉर्म में देते हैं, ठीक है। और अगर कोई हीन है, हम उसको चूर्ण की फॉर्म में देते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, तीनों फॉर्म इंपॉर्टेंट है। पिस्टा फॉर्म, शुता फॉर्म और चूर्णी फॉर्म। तो पिस्टा फॉर्म मतलब पीस कर कल्क फॉर्म देते हैं बलवान पुरुष में, श्रुता फॉर्म मतलब क्वात फॉर्म देते हैं मध्य पुरुष में, मध्य बलवान पुरुष में, और हीन हीन जो होता है उसको हम चूर्ण की फॉर्म में देते हैं। तो ये याद रखना है। अब वर्धमान अब कितनी कितनी देनी है। अब देखो वर्धमान होगा हम उसमें देंगे ज्यादा देंगे, तो वर्धमान में कितनी देंगे, 10 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे 10, यहाँ पे हम देंगे 10, यहाँ पे सॉरी 10 लिख देता हूँ 10, यहाँ पे हम देंगे 7, और यहाँ पे हम देंगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे हम देंगे 6, और यहाँ पे देंगे 3, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है। तो वर्धमान पीपली जो है ना, अगर बलवान बलवान पुरुष है उसमें हम देंगे पीस कर कल की फॉर्म में पिस्टा, मध्य अगर है क्वात की फॉर्म में सुता फॉर्म, हीन है चूर्ण की फॉर्म में चूर्णी फॉर्म। अब देखो बलवान होगा तो ज्यादा देंगे, क्योंकि बलवान है वो ज्यादा उसको डाइजेस्ट कर पाएगा, तो 10 देते हैं, वर्धमान पीपली 10 देते हैं, ठीक है 10। और जो मध्यम होते हैं उसमें हम 6 देते हैं, और मात्रा है ये, और हीन में हम उसको 3 देते हैं, ठीक है। देखो मैंने लिख भी रखी है, उत्तम बल, उत्तम में 10, मध्यम में 6, और हीन में 3। अब ये इसके अनुसार अलग है, भोज के अनुसार अलग है। तो भोज के अनुसार 10 7 होती है मध्यम, वो की उत्तम की 5 होती है, मध्यम की 3 होती है, हीन की। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार 10 होती है उत्तम की, 7 होती है मध्यम की, 5 होती है हीन की, ठीक है। ओके, अब ये लिख लो, देखो अब टोटल नंबर ऑफ डेज। अब देखो टोटल नंबर ऑफ डेज, अब कोई जो टोटल नंबर ऑफ डेज की बात करूं मैं, तो हमारे पास जो कितनी हम देते हैं, देखो ये थोड़ा सा देखो, जो उत्तम उत्तम बल वाले 3 बल वाले थे, उत्तम मध्यम हीन। तो उत्तम में हम कितनी पहले याद रखना कि उत्तम में हम पीस कर देते थे, मध्यम में हम क्वात में देते थे, हीन में चूर्ण में देते थे। उत्तम में देते थे 10, मध्यम में 6, हीन में 3। अब उत्तम में लगते हैं 19 दिन देने में, ठीक 19 दिन लगते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ, उत्तम में लगते हैं 19 दिन, मध्यम में लगते हैं 25 दिन, हीन में लगेंगे 36 दिन। और इतने में यहाँ पे पीपली कितनी हो जाएगी, 1000, 1014 एंड 1026। आपको ये याद रखनी पीपली संख्या। तो मतलब टोटल 19 दिन देने में, मतलब उत्तम जो होती है ना, मतलब देखो हमें यहाँ पे संख्या नहीं बताई गई कि कितनी संख्या में देते, बस इसको ये पता है कि 10 देते हैं डेली, फिर 10 ऐड करते हैं और उत्कर्ष मात्रा पे पहुंचते हैं, ये बता रखा है। अब 3 प्रकार के हमने बल देखे थे, मतलब सॉरी 3 प्रकार के पुरुष, बलवान मध्यम हीन। बलवान में पीसकर, मध्यम में क्वात, हीन में चूर्ण। बलवान को देते हैं 10 मात्रा में, मध्य को 6 में, हीन को 3 में। अब जो वो फॉर्मूला हमने देखा था ना, ये जो हमने फॉर्मूला देखा था, ये था बलवान पुरुष के लिए था, ये 10 से शुरुआत कर रहे थे। लेकिन अब मैं बात करता हूं, अगर कोई पुरुष अगर ऐस तीन तीन कंडीशन में हुआ, देखो अगर उत्तम हुआ तो 19 दिन लगेंगे, हमने बताया 1000 लगते हैं, 19 दिन में आपके 1000 पूरे हो जाएंगे। मध्यम में लगते 25 दिनों, टोटल 1014। और हीन में लगते 36 दिन, टोटल 1026 होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वर्धमान पीपली पे आपको याद रखना है कि कौन से बल में कितनी दी जाती है, कितने दिन लगते हैं, कितनी पीपली का यूज होता है। तो मैं देखो आपको बताता हूँ। देखो हमने 3 चीज देखी है, क्या क्या, बलवान, मध्यम और हीन। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन करके। बलवान जो पुरुष होता है, हम उसमें उसको हम देते पीस कर, ठीक है, याद रखना है, पीस कर देंगे।
यहाँ पे हम उसको कवात फॉर्म में देंगे, यहाँ पे हम उसको चूर्ण फॉर्म में देंगे, आपको ये याद रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, यहाँ पे हम देंगे 10 पीपली की वर्धमान पीपली की मात्रा 10, यहाँ पे कितनी थी 6, यहाँ पे कितनी थी 3। अब यहाँ पे कितने दिन लगेंगे, यहाँ पे 19 दिन लगते हैं देने में, और टोटल कितने हो जाते हैं पीपली एक के, यहाँ पे लगते 26 दिन लगते हैं, सो 25 दिन लगते हैं, और टोटल होती है 1014, और यहाँ पे लगते हैं टोटल 36 दिन लगते हैं, 1026 पीपली दी जाती है। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। ओके। ओके, अब हम बात करने वाले त्रिफला रसायन के बारे में। देखो मतलब ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, बट मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ओके, अब हम बात करते हैं त्रिफला रसायन के बारे में। वो त्रिफला रसायन जो होता है ना, वो क्या होता है बेसिकली, त्रिफला रसायन हमारे पास उसमें आम्ल की होता है, हरित की होता है, विभित की होता है। आम्ल की 4 रेशियो में होता है। एक देखो, त्रिफला याद रख लो, आम्ल की, हरित की और विभित की। तो आम्ल की होते हैं 4:1:2 में त्रिफला होता है, रखना 112। आम्ल की, हरित की, विभित की 112, ठीक है। अब देखो, जो हमारा भोजन के पहले देखो त्रिफला होता है ना, अब उसमें 3 पाई जाती है, मतलब हमारे पास आम्ल की, हरित की, विभित की। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो, भोजन से पहले लेना चाहिए विभित की का सेवन करना चाहिए, भोजन के बाद करना चाहिए आम्ल की का, और भोजन की जीर्ण होने पर करना चाहिए हरित की का। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि त्रिफला का सेवन, तो भोजन कर रहे हैं, भोजन करने से पहले विभित की लेते हैं, ठीक है। भोजन करने के बाद आम्ल की लेते हैं, और भोजन के जीर्ण होने पर हम हरित की का यूज करते हैं, ठीक है। अनुपान क्या है, मधु घृत के साथ लेते हैं, और सभी धातुओं, ये याद रखना, त्रिफला के अंदर सभी धातुओं की भस्म दी जाती है, भी इंपॉर्टेंट। चतुर्थ त्रिफला, चतुर्थ 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 त्रिफला क्या होती है, तो यहाँ पे हम सभी धातुओं की भस्म लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। बाकी देखो, कल का चैप्टर मैं आपको कल बता दूंगी, लंबी वीडियो हो चुकी है, तो आज इतनी ही अपलोड हो पाएगी। तो ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट मैं त्रिफला का फिर से आपको बताऊंगा, और कल हमारा लास्ट जो पाद बचा है, आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन व्याख्यान, हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप एक बार ये देखो, वर्धमान पीपली देखो, बलातक शीर देखो, 3 श्लोक बताए, कोटेशन रिफरेंस वो याद करो। बाकी हम कल ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, और कल एक हम समरी भी इसकी बना के आपको बता देंगे। Okay, thank you so much.